माई सेल्फ हर्षिता गहवार। आई एम बैक विद माई न्यू वीडियो। तो आज मेरा एक नया टॉपिक है एंड वो टॉपिक कहीं ना कहीं आपको पूरे तरीके से कोरिलेट करेगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हर एक चीज ब्रॉडली समझ में तभी आती है जब हम उसके एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को भी जान लें। तो आज तक आपने माइक्रोबायोलॉजी के कोर्स डिटेल देखा होगा, कुछ बैक्टीरियाज के स्ट्रक्चर्स भी मैंने बताए हैं, कुछ कंपैरिजन भी बताए हैं। तो आज मैं बता रही हूँ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे वो एक स्मॉल से स्तर से एक वास्ट स्कोप में कन्वर्ट हो गया। तो आज माइक्रोबायोलॉजी इतना बड़ा ब्रांड क्यों बन गया, तो आज मैं वही डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को बताऊंगी, वो भी थोड़े से कंसाइज फॉर्म में, शॉर्ट तरीके से, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा एंड आपको समझ में भी आएगा कि फ्रॉम वेयर दिस थिंग कम एंड वेयर इट लीड्स टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले आता है अर्ली ऑब्जर्वेशन। जब हम अर्ली ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, अर्ली ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि सबसे पहले जो किसी ने ऑब्जर्व किया था, तो 17th सेंचुरी में सर लीवनहॉक ने, एंटनी लीवनहॉक ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। एंड उन्होंने सबसे पहले जब इसको ऑब्जर्व किया था तो सिंपल माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व किया था, जिसमें उन्होंने कुछ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजुआ पाया था। एंड जब उन्होंने इसको पहली बार देखा तो उन्होंने इसको नाम दिया एनिमल क्यूल्स इसको नाम दिया। एंड उसके बाद में कुछ माइक्रोस्कोप जो है सर एंटनी लीवनहॉक ने भी बनाए थे, जिसको उन्होंने 2 मेटल पीस से जोड़ के बनाए थे। एंड उस टाइम पे वो पहला माइक्रोस्कोप हुआ करता था। अब इसके बाद आता है जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। जब ये एरा आया तो ये एरा स्टार्ट हुआ था गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के साथ में। तो यहाँ पे सर रॉबर्ट कोच एंड सर लुइस पास्चर ने अपना योगदान दिया। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सर लुइस पास्चर की। सर लुइस पास्चर ने 2 चीजों पे बहुत ज्यादा काम किया था। पहला क्या था, फर्मेंटेशन पे। पहला था उनका काम फर्मेंटेशन पे एंड उनका दूसरा काम था पास्चराइजेशन पे। तो जब पास्चराइजेशन में इसका काम हुआ तो फर्मेंटेशन हम सब जानते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिएक्शन जिसमें ईस्ट का फॉर्मेशन होता है। एंड जब हम बात पास्चराइजेशन की करते हैं तो एक फूड इंडस्ट्री का काम था, जिसमें उन्होंने पास्चराइजेशन के टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया था कि हम कैसे इस मेथड से जितनी भी अनएप्रोप्राइट ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंट्रोल कर सकते हैं इन द डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वेरियस ऑफ द थिंग्स वेयर दे इट प्रेफर टू। एंड फिर उसके बाद में सर रॉबर्ट हॉक ने जर्म थ्योरी को प्रपोज किया था। बेसिकली ही वांट्स टू प्रूव दैट सम ऑफ द डिसीज कुड बी हैपन ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने इस चीज को इस थ्योरी ऑफ डिसीज से, मतलब जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज से उन्होंने इसको प्रूव भी किया था। तो ये गोल्डन एरा था जो कि 1928 में हुआ था। 1928 में ये हुआ था एंड इस एरा में ये बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन माना गया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स की। तो एक किसी भी चीज की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक कंसिडरेशन से होती है, बेसिक चीजों से होती है। तो जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी माइक्रोबायोलॉजी में टेक्निक्स की, तो वो स्टार्टिंग हुई थी आइसोलेशन से। तो आइसोलेशन जो होता है उसका मतलब ये होता है, जैसे कि मैं बहुत ही सिंपल से एग्जांपल लेके इसको क्लीनली समझा देती हूँ। जैसे जब कोविड का सेशन आया था तो सबसे ज्यादा हमने आइसोलेट का उसी शब्द सुना था, आइसोलेशन ही सुना था। यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे सारे के सारे हेल्दी पर्सन दूर रहे, अपने आप को एक अलग रूम में रख ले और अपने आप को आइसोलेट कर ले। सो उसी तरीके से हम क्या करते थे उस टाइम पे, जब ये टेक्निक्स आई तो वहां पे एक आइसोलेशन एंड कल्चर मेथड अपनाया जाता था। कल्चर मेथड में कोई भी एक स्पेसिफिक स्टेन हुआ करता है, जिस स्टेन से किसी भी स्पेसिफिक या इंडिविजुअल पैथोजन पे उसको लगा दिया जाता है, जिससे टेस्ट लगा के एक पर्टिकुलर पॉजिटिव साइन पाने के बाद ही कंफर्म हो जाता है कि ये टेस्ट लगाया तो इससे ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपना रिसेंटली ही कल बताया था कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो हमें तब मालूम पड़ता है जब उसके अंदर टेस्टिंग करने के बाद में पर्पल क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। तो ये तभी मालूम पड़ेगा जब हम कल्चर करेंगे, कल्चर मेथड यूज करेंगे तभी मालूम पड़ेगा। तो उसी तरीके से कल्चर मेथड यूज किया तभी हमें मालूम पड़ा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक पेप्टिडोग्लाइकन होता है और जो ग्राम नेगेटिव है वो थिन होता है एंड वो पर्पल नहीं होता, वो ब्लू होता है और ये पर्पल था। ठीक है,
तो ये पर्पल पिंक कलर का होता है ग्राम पॉजिटिव। तो इसी तरीके से यहाँ पे कल्चर टेक्निक्स को डेवलप किया गया था, कल्चर मेथड बनाया गया था, और बाद में इसमें आइसोलेशन मेथड बनाया गया था। आइसोलेशन जिसमें जितनी भी माइक्रोबियल, सपोज ये एक हमने प्लेट ले लिया, यहाँ पे बहुत सारी माइक्रोबियल कॉलोनी है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोबियल है, अब हमें इसमें से किसी भी एक माइक्रोबियल को लेना है, तो हमें इसमें से निकालना होगा। तो हमने इसमें से एक माइक्रोबियल ले लिया, और एक उसको लेने के बाद में हमने यहाँ पे उसके ऊपर स्टेनिंग कर दी। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से आइसोलेट कर दिया। दैट इज द प्रोसीजर। तो बेसिकली ये यूज की जाती थी माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को और एक्सपेंड करने के लिए, और समझने के लिए, और जानने के लिए। तो इसलिए ये टेक्निक्स आई थी। फिर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन की। एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन की, जैसे कि हम सभी जानते हैं एंटीबायोटिक्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो एंटीबायोटिक्स को बनाया था किसने? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर ने बनाया था पेनिसिलिन, जो कि बहुत ही यूज होने वाली मेडिसिन है, एंड इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। एंड जितना ये पॉजिटिव है उतना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है अगर किसी को सूट नहीं करती है तो। एंड फिर आता है वैक्सीन। तो जो वैक्सीन के फादर थे, जो फादर ऑफ वैक्सीन थे, वो थे सर एडवर्ड जेनर। फादर ऑफ वैक्सीन थे सर एडवर्ड जेनर। ठीक है, सर एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने वैक्सीन की वजह से बहुत सारी जितनी भी थ्रेटफुल डिसीजेस होती थे उस टाइम पे, जब बहुत सारी डायग्नोस्टिक अप्रोच इतना नहीं हुआ करता था, तब हमें ये भी नहीं पता था कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या डिसीज हो रही है। तब इस टाइम पे जब ये वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया तो बहुत सारी डिसीजेस को होने से बचाया गया था। जैसे कि कुछ समय पहले तक पोलियोमाइलिटिस के बारे में नहीं पता था, 2 बूंद 2 जिंदगी नहीं चलती थी, पर अब वैक्सीन तभी आई, पोलियो की 2 बूंद जिंदगी के लिए तभी आया जब वैक्सीन आया। उसके बाद में HIV के लिए भी वैक्सीन आया, ठीक है। अभी रिसेंट में आपने कोविड के लिए वैक्सीन देखी। तो वैक्सीन की शुरुआत सर एडवर्ड जेनर ने उस एरा में किया था। एंड एंटीबायोटिक्स कर थी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिसमें उन्होंने पेनिसिलिन बनाए थे, जो कि बहुत गोल्डन एरा था, जो कि मिड 19th सेंचुरी में आया था, ठीक है। अब आता है मोलेकुलर माइक्रोबायोलॉजी। जब हम मोलेकुलर माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो इसका मतलब हम माइक्रोबियल जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। जब हम माइक्रोबियल जेनेटिक्स की बात कर रहे होते हैं तो उसमें डेफिनेटली आता है PCR एंड DNA सीक्वेंसिंग, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, DNA सीक्वेंसिंग। और साथ ही साथ में इसमें और भी आते हैं, जैसे कि रिप्रेशन हो गया, ठीक है, और बहुत जितनी भी DNA की रेप्लिकेशन प्रोसेस हो गई, सारी चीजें आती हैं। तो जब हम बात करते हैं जेनेटिक्स की, तो PCR का मतलब होता है कि हम इसमें नंबर ऑफ कॉपीज कितनी हो रही हैं, या हम किस चीज को कैसे कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी आई, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। DNA सीक्वेंसर, बेसिकली इन सारी टेक्नोलॉजी से माइक्रोबियल जेनेटिक्स को स्टडी किया गया और ज्यादा माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को एक्सपेंड किया गया, ताकि जान सके कि हम किस ऑर्गेनिज्म से क्या क्या चीजें एसोसिएट करती हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा मॉडर्न एडवांसेस। जब आप मॉडर्न एडवांसेस की बात करते हैं तो अब तो इतने सारे एडवांसेस आ चुके हैं कि बहुत सारी चीजों में अब जो पुरानी टेक्निक्स थी जिसने एक इनिशिएशन दिया था वो अब पुरानी लगने लगी, क्योंकि अब मॉडर्न एरा इतना आ गया। जैसे कि अब हाल ही में आया है मेटाजेनोमिक्स। जो मेटाजेनोमिक्स होता है ये एक ऐसा मेथड है जो इन्वायरमेंटल चीजों को लेके रिकवर किया जा सकता है। इन्वायरमेंट से कोई भी चीज, जैसे कोई भी हानिकारक है, उसको ठीक करके रिकवर कर सकते हैं इस प्रोसेस को, जिससे और चीजें अप्रोच अच्छे से करी जा सके। एंड इस एडवांसेस में जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में, जैसे इन्वायरमेंटल में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मेथड्स आए हैं। बायो रेमेडिएशंस है,
और कितने सारे हार्वेस्टिंग मेथड्स हैं, कितने वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसिंग है। और अगर हम एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो कितने सारे हर्बिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल्स भी हैं, केमिकल कंट्रोल भी है, फिजिकल कंट्रोल भी है। तो सारे के सारे के एडवांसेस हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी के आप हर एक सेक्टर में देख सकते हो कि उसका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है। इंडस्ट्रियल में आप देखते हैं फर्मेंटेशन आ जाता है, पास्चराइजेशन मेथड आ जाती है, और उसमें एनर्जी प्रोड्यूस वाली भी रिएक्शन आ जाती है। ग्लाइकोलाइसिस का कितना यूज होता है, जब भी कोई इंडस्ट्री में डेवलप होने वाला कोई फूड प्रोडक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस वाली केमिकल्स यूज होती हैं, ठीक है। अगर आप बात करते हो उसकी फॉर्मलिन है, फॉर्मलिन किस में यूज होता है, ठीक है। फॉर्मलिन भी एक ऐसा केमिकल यूज होता है कि मोटर्स की बॉडीज के लिए वो यूज होता है। फॉर्मल्डिहाइड को यूज होता है, ये सारी चीजें हैं। फॉर्मल्डिहाइड बेसिकली क्या कहते हैं उसे, क्रॉकरी मेकिंग में यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे इसका अपना अपना योगदान है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल भी है, मेडिकल भी है, फूड भी है, एग्रीकल्चर भी है, और बहुत सारे, मतलब हर एक चीज से ये एसोसिएट करता है। तो ऐसे ही चीजों से, स्टेजेस से ये एक माइक्रोबायोलॉजी कितना वास्ट स्कोप लेके आज बना है। तो ये कुछ ऐसी की हाइलाइट्स थी जो इस पूरे सब्जेक्ट को क्लियर करता है कि ये सब्जेक्ट आपको कहाँ से कहाँ लीड करेगा। तो बेसिकली जो डेवलपमेंट है माइक्रोबायोलॉजी का वो यही है। एंड साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने इन्वेंशंस इतने सारे किए हैं जिसके से आज बहुत सी चीजें बहुत आसान है हमारे लिए। अगर आप पैकेट का मिल्क लेते हो तो वो पैकेट का मिल्क भी आपके पास सेफ क्यों है, क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट उसमें किए जाते हैं हम तक पहुंचने से पहले, राइट। अगर आप किसी भी रो मिल्क को देखते हैं, किसी भी आपने ले लिया मिल्क वेंडर वाले से ले लिया, तो उस मिल्क में और जो आप पैकेट कर लेते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर आता है। क्योंकि अगर आपने रेड लिया दैट हैज अ फुल क्वांटिटी ऑफ द क्रीम, ठीक है। आपने किसी से रो मिल्क लिया जो कह रहा है कि दैट हैज अ फुल मिल्क कंटेंट, लेकिन उसकी क्वालिटी में उसका थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। मे बी जो उसका होगा कुछ समय के लिए आपको ठीक लगेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो एज यूजुअल थोड़ा सा उसमें मिक्सिंग करके आपको देगा। लेकिन जब हम बात करते हैं पैकेट मिल्क की, तो जो उसने स्टार्टिंग से कॉम्पोजिशन रखा है वही कॉम्पोजिशन में आएगा। दैट इज द रीजन, क्योंकि जो उनका ट्रीटमेंट है वो उसी बेसिस पे चल रहा है और वो अपने इंटेंशंस पे चल रहा है। तो इसीलिए हर एक फील्ड में उसने अपना योगदान दिया है एंड इसीलिए डेवलपमेंट हुआ है माइक्रोबायोलॉजी का धीरे धीरे धीरे। तो बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी के पास सारे एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। नेगेटिव ये है कि डिसीज होता है, पॉजिटिव ये है कि कुछ चीजों को यूज करके एक नई चीज अच्छी बाय प्रोडक्ट बन जाती है। तो यही एक फुल एक सारांश है। तो आई होप थ्रू दिस वीडियो यू मे अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड नाउ आई थिंक जो मेरे वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बहुत चीजें क्लियर हुई होंगी। क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी का नाम इतना लगता है कि ये शायद कैसा सब्जेक्ट होगा, बट बेसिकली ट्रस्ट मी इट्स अ सब्जेक्ट वेर यू नीड कीन टू इंटरेस्ट योरसेल्फ। एंड आई होप जो ये लोग देख रहे हैं उन्हें समझ में आया होगा। सो प्लीज इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज प्रेस बटन लाइक, एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड यू क्विकली गेट notified with my new video. So meet you in the next video. Stay tuned. Thank you so much.